उत्तराखंड की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसबीर सिंह जस्सी और आज हम आपको उत्तराखंड राज्य की 3 बड़ी समस्याओं से रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड में मॉनसून हर साल आफत बनकर बरसता है। इस साल मॉनसून की शुरुआत में ही जमकर बारिश हुई, कहीं बादल फटा तो कहीं मुख्य मार्गों में मलबा आने से दर्जनों मार्ग बंद रहे। बात करें चौबट्टा खाल की तो सड़कों का हाल बेहाल हो गया है। दैडी गांव में ग्रामीणों को सड़क की दरकार है। सड़कों का हाल इस कदर बेहाल हो गया है कि लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर रोजमर्रा की चीजें लाते हैं। अब बात करेंगे आखिरी खबर की। उत्तराखंड में जहां महिलाएं शराब पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं, तो वहीं पिथौरागढ़ में अवैध शराब का काला कारोबार कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन शराब पकड़ी जा रही है। शनिवार को भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब की खेप पकड़ी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो इन 3 बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में मॉनसून हर साल आफत बनकर बरसता है। इस साल मॉनसून की शुरुआत में ही जमकर भारी बारिश हुई, कहीं बादल फटा तो कहीं मुख्य मार्गों में मलबा आने से दर्जनों मार्ग बंद रहे। यहां तक कि अलग अलग जगह मकान गिरने से कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज बारिश के दौरान नदियों के पानी का स्तर बढ़ेगा, जिससे नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने के साथ ही सुरक्षित जगह शिफ्ट करना बेहतर है। 12:30 को भी है। 29 तारीख हो गई है, तो जो एक्टिविटी मानसून की वो बढ़ेगी प्रदेश पे, उत्तराखंड पे करीब करीब आप कह सकते हैं कि 31 तारीख से करीब करीब पूरा उत्तराखंड पे आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि क्लोज टू फुटहिल्स जो है वो रहने वाला है। और वो जो स्थिति है वो करीब आप कह सकते हैं 10 से 15 दिन आगे रहने वाली है। जो मानसून ट्रफ है वो क्लोज टू फुटहिल्स ऑफ हिमालय वेस्टर्न एंड खासकर वो रहने वाला है। जुलाई 2017 से मानसून आ गया है। बताया जा रहा है कि इस साल मानसून 1 सप्ताह पहले दस्तक दे चुका है। इसकी वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की भी पोल खुल रही है, क्योंकि बताया जाता है कि ये सावन का महीना ऐसा होता है, ये मौसम ऐसा आता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं उनकी भी पोल पट्टी खोल देता है। क्योंकि जो दावे मौजूदा सरकार की तरफ से किए जा रहे थे कि भारी बारिश को लेकर सभी दावे मजबूत हैं, सभी धरातल पर उतरेंगे, वो सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं बारिश ने दावों की पोल भी खोली है, संबंधित विभागों के नाक में नकेल कसी है। तो उत्तराखंड में मॉनसून हर साल आफत बनकर बरसता है, ये संबंधित विभाग भी जानता है और मौजूदा सरकार भी जानती है। बावजूद इसके कोई भी किसी भी तरीके के प्रावधान ऐसे नहीं किए गए जिससे निपटा जा सके। तो प्रकृति का कहर सूबे उत्तराखंड में लगातार बना हुआ है, लगातार जारी है। इस साल मानसून की शुरुआत में ही बारिश जमकर बरसी है। बारिश ने खूब कहर बरपाया है, यहां तक कि नदियां ऐसे उफान पर रही हैं और एक बार फिर दोबारा से भारी बारिश की वजह से अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं कहीं देखने को मिला है कि जो गाड़ियां थी वो कागज की कश्ती की तरह बहती हुई नजर आई। तो लगातार उत्तराखंड में मौसम जो है वो लोगों के लिए समस्या बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग सिर्फ अलर्ट जारी करता है, मौसम विभाग कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पाता। इसे लेकर कहीं ना कहीं मौसम विभाग, संबंधित विभाग, मौजूदा सरकार सवालों के घेरे में आती है। अब भारी बारिश का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको 2 बड़ी खबरें बताई जहां पर भूस्खलन हुआ, भूस्खलन को लेकर भी लोग परेशान हैं। तो जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद बताया जा रहा है, लगातार भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहे हैं, भूस्खलन की वजह से पर्यटक परेशान हैं, मौजूदा लोग जो उस रास्ते से गुजरने वाले हैं वो परेशान हैं। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो उन रास्तों के जरिए ही दुरुस्त हो पाती है, लेकिन जो नेशनल हाईवे बंद हो जाएगा उसके बाद समस्याओं का निपटारा कैसे होगा,
कहीं ना कहीं ये भी परेशानी बनी हुई है। तो मौसम विभाग हर किसी के लिए परेशानी बनकर आता है, कहर बरपाता है। भारी बारिश लगातार मार्गों को बंद करती है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होता है, मलबा मार्गों पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन कौशिक जुड़ चुके हैं। मदन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मानसून लगातार सूबे उत्तराखंड में कहर बरपा रहा है, एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, जैसे कि कल से जो है यहाँ पे हाई अलर्ट किया गया था मौसम को लेकर, और उसी प्रकार से वर्षा कल से हो रही है। और जैसे कि गढ़वाल में जो है कई जगह यात्राएं चल रही है, और यात्रा जो है बाधित भी हो रही है बारिश के चलते, इसलिए हाई अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि सारी जगह जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सारी जगह जो है मुस्तैदी से कार्य चल रहा है। कई जगह सड़कें टूटी है और वहाँ पे जो है डोजर वगैरह लग चुके हैं, और सड़कें उसी तरीके से साफ भी की जा रही है। और कल तक का जो है ये हाईलाइट किया गया है, और ये पहले से ही डीएम ने ये आदेश कर दिया था। खासतौर पर गढ़वाल रीजन पे जो है इस बारिश का खासा असर होने वाला था, और हो भी रहा है। जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही है, पूरे गढ़वाल में जो है तेज बारिश हो रही है। और बात करें देहरादून की, तो देहरादून में भी कल से जो है हालांकि कोई भारी बारिश नहीं हुई, लेकिन हल्की फुल्की बरसात जो है देहरादून में भी कंटिन्यूसली जारी है। जी मदन, जैसे कि आपने देहरादून, राजधानी देहरादून का जिक्र किया, तो अभी कुछ दिन पहले आपने सभी ने देखा कि देहरादून में जो सड़कें थी जलमग्न थी, जो नाले थे वो नदियों का रूप ले चुके थे। कहीं ना कहीं लोग परेशान थे आहत से। इसे लेकर जो संबंधित विभाग है, मौजूदा सरकार है, उसके दावों की पोल भी खुलती नजर आई है। अब एक बार फिर जो मौसम विभाग है उसने भारी अलर्ट जारी किया है कि भारी बरसात होगी। इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। क्या अब कोई इसे लेकर तकनीकी तरीके से व्यवस्था की जा रही है जो धरातल पर उतरेगी संबंधित विभाग के माध्यम से? निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है पिछली बार जब बारिश हुई थी तो यहाँ पूरी जो है सड़कें जलमग्न हुई थी, और इस बार भी स्थिति लगभग वही है। कोई खासा कैसा परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया गया है जिस तरीके से इस पे रोक लगाई जा सके। हालांकि कई जगह काम चल रहा है, जैसे कि कल जो है डीएम ने इस बारे पे चर्चा भी की थी, और उन्होंने कहा था कि जो है 2 नदियां यहाँ पे शहरों के बीचों बीच बह रही है, उसकी जो है चौड़ाई जो है बहुत कम हो गई है। लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिस कारण से जो है बरसात के पानी को जो है पर्याप्त धाराता को जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि पानी शहरों में आ जा रहा है। और वो व्यवस्था अभी कंटिन्यूसली बनी हुई है। हालांकि इतनी जल्दी कोई परिवर्तन होने वाला भी नहीं, क्योंकि नालियों की व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ नहीं है, जिस कारण से कि इस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। जैसी भी हल्की फुल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है सड़कें पानी में जलमग्न होती है। जी मदन, कहीं ना कहीं इसे लेकर संबंधित विभाग प्रशासन भी सवालों के घेरे में आता है कि जब नदियों का जो जल स्तर है वो कम होता है तो उनके इर्द गिर्द, उनके किनारे आवास बनाए जाते हैं, लोग रिहाइश बना लेते हैं। तो इसे लेकर जब प्रशासन आंखें मूंदे क्यों बैठा होता है? प्रशासन को खुद पता है कि प्रकृति का जो कहर है वो हर किसी पे बरसता है। उसे लेकर प्रशासन उस वक्त सुस्ती के रवैये में रहता है, सख्ती क्यों नहीं अपनाता, जो बाद में बात करता है कि जल स्तर नदियों का बढ़ेगा, इससे लोग परेशान होंगे। ये अब बात समझ में क्यों आती है? हाँ जी, देखिए जिस तरीके से भी नई सरकार का गठन हुआ है, हालांकि भी 3 महीने में कई डिसीजन उन्होंने लिए हैं। जिस तरीके से अवैध कब्जों की अगर बात करें तो इस पे जो है सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें तो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वो अवैध कब्जे हटाने की। अभी जैसे कि स्मार्ट सिटी का यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ है, उसके चलते भी जो है अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात पहले की करें तो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात सही है कि इस पे बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया है, और जिसके चलते जो है आज ये स्थिति ये आ गई है कि हल्की सी बारिश से भी जो है शहर जो है लबालब पानी से भरा नजर आता है। जी मदन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता मदन कौशिक, जो बता रहे थे किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। कहीं ना कहीं अब जो संबंधित विभाग है वो भी सवालों के घेरे में आता है, क्योंकि इस साल मानसून की शुरुआत में ही जमकर बारिश हुई और एक बार फिर बारिश अपना कहर बरपा रही है। यहां तक कि अलग अलग जगह मकान गिरने से कई लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तरीके की बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज बारिश के दौरान नदियों के पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, जिससे नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने के साथ ही सुरक्षित जगह शिफ्ट करना बेहतर होगा। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करने के बाद सख्त निर्देश दिया है, एहतियात बरतने की बात की है। कहीं ना कहीं
अब जो संबंधित विभाग है वो मौसम विभाग की वजह से अलर्ट है। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरी खबर। दूसरी खबर है चौबट्टा खाल से। उत्तराखंड में चौबट्टा खाल के दैणी गांव में ग्रामीणों को सड़क की दरकार है। सड़कें जो हैं वो सड़कों के अभाव में लोग परेशान होते हैं, लोग आहत होते हैं। सड़कों की दरकार किसे नहीं होती। अगर बात यहां के दैणी गांव की जाए तो यहां के लोग भी परेशान हैं सड़क ना होने की वजह से। इसलिए यहां के लोगों को सड़कों की जरूरत है। सड़कों के अभाव में लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर रोजमर्रा की चीजें लाते हैं। यहां तक कि मजबूर और लाचार लोगों को सामान पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार विभाग ग्रामीणों की समस्या का हल निकालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि वो कई बार शासन प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब सवाल इस बात का है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कब तक जीना पड़ेगा। हमको मतलब कि 15-20 साल हो गए, हमारे गांव में कोई रोड नहीं है आज तक। 7 किलोमीटर से ऊपर मतलब कि हमको मतलब बोझ मतलब कि पैदल पीठ पे लाना पड़ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पार्वत रावत जुड़ चुके हैं। पार्वत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दैणी गांव के लोग लगातार सड़क के बारे में बात करते रहते हैं, लोगों को परेशानी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए वो परेशान रहते हैं, सड़क ना होने की वजह से वो इतने आहत हैं, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, जनपद पौड़ी के तहसील थलीसैंण के दैड़ा गांव के लोग आजादी के 66 और राज्य निर्माण के 16 वर्ष बाद भी 10-10 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों साफ कहा के सड़क सुविधा को लेकर कई बार शासन और प्रशासन को मौखिक और लिखित रूप से अवगत करने के बावजूद भी उनके मैसर सड़क तक मुहैया नहीं हो पाया है। ग्रामीण का आरोप है कि सड़क न होने के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया है और एक छोटी सी बीमारी को लेकर मरीज को 4-5 से 10.5 किलोमीटर पैदल लाने के लिए मजबूर है। कभी कभार तो मरीज आग्रह करने दम छोड़ देता है, जिससे कि आम जनता में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। पार्वत, साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो लोग हैं वो लोग लगातार इसके बारे में बात करते रहते हैं। संबंधित विभाग को भी इसके बारे में कई बार सूचित किया जा चुका है कि जो सड़कें हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को रोजमर्रा की चीजें लाकर जी ना पाए। यहां तक कि मजबूर लाचार होते हैं लोग, अपनी पीठ पर सामान ढोते रहते हैं। जो संबंधित विभाग है इसे लेकर क्या कोई आश्वासन देता है या फिर अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? जी, ग्रामीण ने साफ तौर पर कहा कि शासन प्रशासन से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, विधायक से लेकर मंत्री तक मौखिक और लिखित रूप से गुहार लगाने के बावजूद भी इस ओर प्रशासन और सही लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है, जिस कारण लोगों को आज भी सड़क सुविधा के अभाव में पर अपने रोजमर्रा के सामने को पीठ पर ढोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पार्वत, किस वजह से ऐसा हो रहा है? क्यों मौजूदा सरकार जो है वो मौजूदा सरकार विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास का एक नारा है, सेंटर से वो उठता है, पीएम नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं, और मौजूदा सरकार अब बीजेपी की है, सूबे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार का जिक्र होता है, फिर भी लोग इतने आहत हैं, परेशान हैं, रोजमर्रा की चीजें उन्हें नहीं मिल रही। ये जनता ने साफ कहा कि सड़क सुविधा को लेकर शासन और प्रशासन, यहाँ तक क्षेत्रीय विधायक पूर्व विधायक डॉक्टर रमेश गोगाल से लेकर बीसी खंडूरी से लेकर सांसद बीसी खंडूरी से लेकर गणेश गोजाल से लेकर यहाँ तक कि वर्तमान में धन सिंह रावत को भी मौखिक और लिखित रूप से कई बार गुहार लगाए, लेकिन सड़क के नाम पर ग्रामीण को केवल आश्वासन ही मिलते हैं। सड़क के नाम पर आज तक एक भी डेलीवर काम नहीं हुआ, जिस कारण ग्रामीण। पार्वत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ अब चौबट्टा खाल से स्थानीय निवासी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की समस्या आपको होती है जो सड़कें आपके गांव में नहीं है? हेलो जी सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पूरा क्षेत्र भी सुन ली है। और हम तो आज जो है 10-12 किलोमीटर का बहुत जो है मुश्किल से
अपने विकास खंड तहसील के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होती है। एक दिन 1.5 दिन में हम पब्लिक तहसील ब्लॉक तक पहुंच पाते हम लोग। सर, टीवी 100 के माध्यम से हम आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है कि प्रशासन इसे देख रहा हो और प्रशासन देखकर अपनी आंखें खोले और आप तक ये व्यवस्थाएं पहुंचे जो अब तक नहीं पहुंची हुई है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या आपकी, सड़कें ना होना, सड़कें नदारद हैं, रोजमर्रा की जिंदगी आप ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, तो इसे लेकर आप संबंधित विभाग को या फिर आला अधिकारियों को कितने बार सूचित कर चुके हैं? साहब, जब से ये हम 1990 से लेकर के जब से हम लोग ये हुए 1990 से आज से मांग चल रही है कि भाई हम तुरंत क्षेत्र बेड़ा जो क्षेत्र है वहाँ बिंदेश्वर भगवान यहाँ पे रहते हैं, पांडव मोदवार में एक मंदिर है, वहाँ तक हम रोड पहुँच जाए। तो आज से हम लोग 15-20 गाँव जो है लगभग हम यातायात से बिल्कुल वंचित है। और स्वास्थ्य की तो बुरी हालत है, स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर कुछ खाली है। हॉस्पिटल यहाँ पे बुंगरा जगह है, एक मासों में एक जगह है, खाली है बिल्कुल। हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी परेशानियां टीवी 100 को शेयर की, उसके लिए धन्यवाद। एक और स्थानीय निवासी चौबट्टा खाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है आपके गांव की इस वक्त? जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के 60 साल बाद भी ग्राम सभा तेड़ा में आज तक रोड नहीं पहुंच पाई, जिससे रोजमर्रा की चीजों को कंधे पे ढो करके लाना पड़ता है। और जब कोई मरीज परेशान होता है, बीमार होता है, तो उसे चारपाई के सहारे रोड तक पहुंचाना पड़ता है, और जो कि आधे रास्ते में ही दम तोड़ लेता है। सर, सूबे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी बैठी हुई है, तो इसे लेकर आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं टीवी 100 के माध्यम से? सर, मैं टीवी 100 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी ग्राम सभा देड़ा में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। ये आजादी के 68 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक यहाँ के गांव के ग्रामीण लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, और आज तक ये चाहते हैं कि आज तक वो अलग थलग उत्तराखंड राज्य में एक अलग सा गाँव यहाँ पे रह गया है कि जो आज तक रोड तक नहीं जुड़ पाया है। सर, अगर बात चौबट्टा खाल के मौजूदा विधायक की जाए तो उनका क्या रवैया है, क्या रिप्लाई आता है उनकी तरफ से? मौजूदा विधायक से एक बार मुलाकात करने उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो मैं रोड के सहारे आऊंगा, लेकिन कई बार मंत्रियों और विधायकों को गुहार लगाने के बावजूद भी आज तक देड़ा गांव में कोई सड़क नहीं पहुंच पाई है। सर, कितना वक्त हो चुका है आपने ये बात विधायक के कानों तक पहुंचाई, कितना वक्त हो चुका है इन बातों? अभी जो वर्तमान विधायक यहाँ पे धन सिंह रावत जी हैं, उन्हें हमने 6 महीने पहले ही इस बात से अवगत किया कि चुनाव से पहले भी जब वो याद भ्रमण पर वहाँ पे बिंदेश्वर मंदिर है, जो कि पौराणिक मंदिर है, उसमें जहाँ पे वो आए थे वहाँ पे उन्हें मुंह के सामने ही उन्हें अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, न कोई शासन और प्रशासन से यहाँ पे कोई स्वीकृति प्रदान की गई है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, परेशानी रखी टीवी 100 के साथ, आपने अपनी बातें शेयर करी, तो कहीं ना कहीं टीवी 100 भी इस पहल को आगे बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है कि लगातार जो दैड़ी गांव है वहां के लोग परेशान हैं, आहत हैं, सड़क ना होने की वजह से उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो सही डगर पर नहीं है। मौजूदा सरकार से हम दरखास्त करते हैं गांव के माध्यम से कि टीवी 100 के माध्यम से ये दरख्वास्त, ये गुहार सुनी जाए गांव वालों की, और वो आहत हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार सवालों के घेरे में इसलिए आती है क्योंकि सरकार दावे करती है, विकास को लेकर दावे करती है, लेकिन वो दावे हैं वो धरातल पर क्यों उतरते नजर नहीं आते? क्योंकि रोड रास्ते दुरुस्त ना होना कहीं ना कहीं बदहाली का रोना रोते हैं। अब लोग अपनी परेशानियों को जीने को मजबूर हैं, अब परेशानियों के साथ साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही है ये समझ नहीं आ रहा। सबका साथ सबका विकास का नारा होता है, लेकिन क्या यही विकास है जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही, लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है, लोग अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सर पे सामान लेके जाते हैं, लोग अपनी पीठ पर लाद कर सामान लेके जाते हैं, लोग 10-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तब जाकर अपने खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं। एक बड़ा सवाल मौजूदा सरकार के लिए। चलिए अब आपको दिखाएंगे पिथौरागढ़ से तीसरी बड़ी खबर।
पिथौरागढ़ में अवैध शराब का काला कारोबार कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिथौरागढ़ में आए दिन हरियाणा की शराब पकड़ी जा रही है। शनिवार को भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरियाणा से लाई जा रही शराब की खेप पकड़ी। पुलिस के मुताबिक घाट पुलिस चौकी पर गाड़ी की तलाशी के दौरान कार से 233 बोतल हरियाणा की शराब बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने शराब के साथ हरियाणा के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अभियान के अंतर्गत कल 20 पेटी हरियाणा से लाई जा रही दारू पकड़ी गई है, जो कि जो पूछताछ से पता चला है हरियाणा में झज्जर से ये लेके चले हैं और SX4 मारुति गाड़ी है जिसमें यहाँ तक के लेके आए हैं, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और अभी इसमें अभियान और चलता रहेगा। तो ये कैसा अभियान है जहां पर लगातार शराब की खेप पकड़ी जा रही है, लगातार शराब की तस्करी जारी है, गैर कानूनी शराब लगातार सूबे में बढ़ती जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशवंत जुड़ चुके हैं। यशवंत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती भी अपनाए हुए है, अगर शराब की बात की जाए, गैर कानूनी शराब की तस्करी की बात की जाए, लेकिन फिर भी ये शराब का जो काला कारोबार है वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? देखिए, पिथौरागढ़ सीमांत जनपद की बात करें तो पिथौरागढ़ और हरियाणा की बीच की दूरी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कितने स्टेट पार करके, कितनी चौकियां पार करके पिथौरागढ़ के लास्ट जनपद में इस अंतिम छोर में शराब पहुंच रही है। पिथौरागढ़ में यह इस जनपद के लिए एक सोचनीय विषय बनता जा रहा है रविंदर, क्योंकि लगातार शराब की खेपें यहाँ तक पकड़ी जा रही हैं। आए दिन पुलिस का यहाँ पर शिकंजा शराब तस्करों में शराब माफिया पर पड़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस शराब की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। यशवंत, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन किस तरीके का अभियान चला रही है, क्योंकि अभियान के तहत कुछ चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ शराब की खेप को बरामद कर लिया जाता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन कहती है कि हम अभियान चला रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि अभियान चलाए जा रहे हैं, तो आखिर सूबे उत्तराखंड में ये शराब की तस्करी कहां से शुरू होती है और कहां पे जाके खत्म होगी? पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में पिछले कई समय से लगातार यहाँ पर पुलिस के द्वारा अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए समय यहाँ पर अभियान छेड़ा जाता है। जहाँ पर भी अवैध शराब बिकती है वहाँ पर उस क्षेत्र में काफी यहाँ पर पुलिस के द्वारा अभियान छेड़ा जाता है। और जहाँ पर बात करें शहर के बीच में जहाँ पर खाने की होटल रेस्टोरेंट है, उन रेस्टोरेंट में जो शराब वहाँ पर लोगों के द्वारा पी जाती है, कभी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी यहाँ पर ये शराब की जो तस्करी है या शराब यहाँ पर पहुंच रही है, एक सोचनीय विषय बनता जा रहा है। सुंदर जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरियाणा की शराब, हरियाणा की ब्रांड की शराब है जो हरियाणा में बनती है और हरियाणा से वह चलकर पिथौरागढ़ पहुंचती है। हरियाणा में जो गाड़ी का नंबर है, हरियाणा की गाड़ी का नंबर है, उसके बावजूद भी इस तक पुलिस चौकियां डिस्ट्रिक्ट पार होकर पिथौरागढ़ जनपद में पहुंच रही है। तो जो यहाँ पर एक उत्तराखंड में, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में शराब को लेकर जो आंदोलन आए दिन छेड़े जा रहे हैं, महिलाओं के द्वारा छेड़े जा रहे हैं, चाहे पिथौरागढ़ की बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें, महिलाओं का आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये शराब की तस्करी यहाँ पर रोकने का नाम नहीं ले रही है। इस शराब की बात की जाए तो इस शराब के साथ कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? यह अभियान तो समय समय पर चलता रहता है और समय समय पर यहाँ पर लोगों को पकड़ा जाता है। सुंदर बताऊं आपको कि पिथौरागढ़ की बात करें तो आए हर महीने कुछ न कुछ यहाँ पर होता रहता है और शराब तस्करों का पकड़ा जाता है, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। तो उसके बावजूद भी सुंदर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार फूल फल रहा है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता जो बता रहे थे किस तरीके से लगातार जो शराब की खेप है वो बरामद हो रही है। पिथौरागढ़ में एक बार फिर से अवैध शराब का काला कारोबार जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन उसे रोकने की कोशिश कर रही है, अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं पस नजर आ रही है। तो मुकेश पंत हमारे साथ, जिला कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है, शराबबंदी को लेकर मातृशक्ति अपना प्रदर्शन करती है एक तरफ, और उसे लेकर पुलिस प्रशासन एक तरफ अवैध शराब की तस्करी को लेकर अभियान चलाती है, लेकिन कितनी सफल साबित होती है, ये सवाल है।
जी जसविंदर जी, जहाँ तक शराब का मामला है, इसमें प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तंत्र के साथ साथ कहीं न कहीं राजनीतिक तंत्र भी सक्रिय दिखाई देता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह से इस बार नई सरकार राज्य में आने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि जैसा उनके एजेंडे में था कि वो शराब को लेकर शराबबंदी करेंगे, लेकिन हमने देखा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था कि एनएच की जो रोड है, सड़कें हैं, वहाँ शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, उसको लेकर सवाल हो, या पूरा उत्तराखंड शराब को लेकर उत्तराखंड में मातृशक्ति का आंदोलन हो, सरकार ने फौरी तौर पर यह तो जरूर पहाड़ में किया कि 12 से 6 बजे तक शराब बिकने का समय किया, लेकिन 6 बजे के बाद जो दुकानें खुली हैं, जो अवैध शराब एक तरीके से पिथौरागढ़ सहित पूरे पहाड़ के जो जिले हैं वहां पे बिक रही है, उसको लेकर कोई तंत्र सक्रिय नहीं दिखाई देता। बाकायदा ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिससे लगता है कि कहीं न कहीं जो पुलिस तंत्र है वो राजनीतिक तंत्र के दबाव में काम कर रहा है, और ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं मिलीभगत से हो रही है। जी जसविंदर जी, क्या आपको लगता है मुकेश जी कि शराब के मुद्दे को लेकर जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से फंस चुकी है? क्योंकि मातृशक्ति, आधी आबादी की बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी एक तरफ, और वही आधी आबादी सूबे में लगातार शराबबंदी को लेकर आंदोलन कर रही है, अनशन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। जी जसविंदर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी जिसने राज्य में इस बात को कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह पूर्ण शराबबंदी करेगी। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि पूरे उत्तराखंड में महिलाएं शराब के आंदोलन की, शराब की बंदी को लेकर सड़कों पे उतरती हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दुकानें आवंटन का मामला हो, चाहे एनएच को जो सड़क वाला मामला हो, या उसके बाद जो हम कहते हैं कि समय को कम करने का मामला हो, सब चीजों में कहीं न कहीं सरकारी तंत्र कमजोर दिखाई देता है, और उसका फायदा कहीं न कहीं माफिया तंत्र इसका फायदा उठा रहा है। और जो पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, जहाँ पहाड़ी जिले हैं, या फिर हम गढ़वाल की बात करें, वहाँ कहीं न कहीं माफिया तंत्र सक्रिय दिखाई दे रहा है। पूरा जो हम कहें कि हरियाणा की शराब आ रही है, ये शराब केवल अवैध शराब नहीं है, ये शराब एक तरीके से हम कहें कि जो माफिया जिस तरह से ला रहा है, ये कहीं न कहीं खतरनाक शराब भी है। और इस तरह की जो शराब है वो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, मातृशक्ति का अपमान है, यहाँ के जो देवभूमि है उसका अपमान है। मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लगातार शराबबंदी को लेकर मातृशक्ति आंदोलन कर रही है, और पिथौरागढ़ में अवैध शराब का कारोबार जो है वो बंद नहीं हो रहा। पिथौरागढ़ में आए दिन लगातार शराब की खेपें पकड़ी जा रही है। जोशी पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक सफलता हाथ लगी है, जो तस्कर शराब को लेकर शराब की खेप बरामद हुई है, कुछ तस्कर भी आपने अरेस्ट किए हैं एक अभियान के तहत, तो क्या कुछ नई अपडेट्स हैं आपके पास इसे लेकर? क्या, कैसे आगे आप इस अभियान को चलाएंगे? देखिए, ये एक सफलता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष में लगभग हम लोग 25-26 लाख रुपए की शराब पकड़ चुके हैं। तो ये हाल में जो हमारा अभियान चल रहा था उसमें ये रिकवरी हुई है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो शराब है हरियाणा से यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये भी दो जो इसमें अरेस्ट हुई है ये हरियाणा के लोग हैं। और SX4 गाड़ी जो है मारुति की, इसमें शराब लाई जा रही थी, 20 पेटी शराब है ये। अजय जी, साथ ही साथ आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये है, जानना चाहेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर क्या आपको लगता है कि कुछ और भी खुलासे हो पाएंगे, और लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? क्या कुछ पूछताछ आगे बढ़ी है? इसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तो इसमें कोई नाम नहीं आया है, लेकिन और हमारे पास कुछ इस तरह के सूत्र हैं और कुछ इस तरह की एविडेंसेस आई हैं जिनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग थोड़ा इसमें और आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। जी अजय जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। टीवी 100 से बात करने के लिए शुक्रिया। अजय जोशी हमारे साथ जुड़े थे, पिथौरागढ़ से पुलिस अधीक्षक। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अभियान चला रही है अवैध शराब का काला कारोबार, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा। पिथौरागढ़ में आए दिन हरियाणा की शराब पकड़ी जाती है और पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है कि अभियान के तहत पुलिस प्रशासन लगातार तस्करी की खेप शराब को पकड़े, जो अवैध शराब है
उन तस्करों को गिरफ्तार करे, तो इसे लेकर लगातार पुलिस अभियान में सक्रिय होती हुई नजर आती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।